हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप आईपीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आईपीएस में आप अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईपीएस एक पुलिस सेवा का अधिकारी होता है और इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं या इसकी परीक्षा देकर आप इसमें सेवा देना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, जिसको हम आईपीएस या भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। इसको बनने के लिए आपको यूपीएससी के तहत जो परीक्षा आयोजित करी जाती है उसको आपको पास करना होता है, जिसको हम सीएसई बोलते हैं। यह परीक्षा भारत के सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक होती है। इसके लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास में, जिनको हम इस प्रकार से समझते हैं। आईपीएस बनने के लिए हमारी पहली योग्यता होती है कि हमारी नागरिकता। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसको दे सकते हैं। कुछ मामलों में नेपाल और भूटान के लोग भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। वहीं ये बात कर लेते हैं कि इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आईपीएस के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करनी होती है। उसके बाद इसमें आप आवेदन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी आयु सीमा, जिस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप ओबीसी से अंडर हैं और ओबीसी के आप छात्र हैं, तो इसके लिए आपको जो है न्यूनतम 21 वर्ष की आयु चाहिए होती है और अधिकतम आप जो है 35 वर्ष तक इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं अगर आप सामान्य वर्ग से हैं या जनरल वर्ग से हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है और अधिकतम आयु आपकी जो है 32 वर्ष हो सकती है। वहीं अगर आप एससी एसटी वर्ग से हैं तो आपकी जो है अधिकतम आयु 37 वर्ष तक हो सकती है, न्यूनतम आयु सेम ही रहती है। वहीं अगर आप विकलांग हैं या अपंग हैं या दृष्टिबाधित हैं, तो ऐसे में कुछ स्थितियों में जो है इसकी आयु 10 वर्ष तक हो सकती है। मैं एक पॉइंट के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर आप दृष्टिबाधित हैं, मतलब आपकी निगाह ठीक नहीं है, तो आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी शारीरिक योग्यता। आपकी हाइट और वेट को लेकर के समझ लीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष सामान्य वर्ग के हैं या ओबीसी वर्ग के हैं, तो आपकी ऊंचाई जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एससी या एसटी वर्ग से हैं तो ये आपकी 160 हो सकती है। वहीं अगर आप महिला हैं तो महिला सामान्य वर्ग की है तो उसकी लंबाई 150 होती है और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपकी लंबाई 145 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो कंडीशंस होती है, जो उसको हम छाती बोलते हैं। पुरुषों के लिए छाती का विस्तार, जब छाती खुलनी चाहिए तो 5 सेंटीमीटर आपकी छाती फूल जानी चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए ये क्राइटेरिया नहीं होता है। वहीं एक बात और समझ लीजिए, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं या आपकी आंखों का नंबर डाउन है या 6.9 से डाउन है, तो आप इस परीक्षा के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर चश्मा वगैरह लगाते हैं तो आप इस परीक्षा को नहीं दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीएस बनने की परीक्षा प्रक्रिया को लेकर। ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिविल सर्विस एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 3 चरणों में एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस और तीसरा इंटरव्यू होता है। तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। पहले जब आप एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते हैं तो आपको इसमें देना पड़ता है प्रीलिम्स, जिसमें आपको जीएस और सीसेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से चुनकर आपको एक ऑप्शन को चुनना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका मेंस। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं फिर आपको मेंस आता है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं। इसमें आपको 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक क्वेश्चन शामिल होते हैं। अगर आप यहां से इसको क्लियर कर लेते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाता है। मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार या छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है कि आप
किस तरीके के फैसले ले सकते हैं, अगर आपके सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इससे संबंधित इस इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स क्या हो सकते हैं। मतलब अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो पासिंग मार्क्स भी समझ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट में आपको 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही आप जो है मेंस में मतलब आप पास किए जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा और छात्रों का वो मिलाकर उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता इस आधार पर निर्भर की जा सकती है कि मेरिट लिस्ट कितनी लंबी जा सकती है, उसके अनुसार भी हो सकता है। जैसे कि आपने और आपके साथ में 100 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म भरा, उनमें से 50 ने कंप्लीट किया और वहाँ पर जगह है 10 की, तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट होती है, उसी के अनुसार आपका चयन होता है। अब बात कर लेते हैं आईपीएस बनने के लिए आपको कौन से कोर्सों का अध्ययन करना होता है, इसके लिए भी कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको सामान्य स्टडीज, जिसको हम जनरल स्टडीज बोलते हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। और इसके अलावा आपको निबंध लिखना भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके बाद आपको करंट अफेयर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आईपीएस की सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार एक आईपीएस अधिकारी की सैलरी 56,000 से लेकर 1,32,000 प्रति माह तक हो सकती है। ये अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, अलग अलग स्थिति के अनुसार हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आईपीएस की कुछ जिम्मेदारियों की, कि आईपीएस की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो आईपीएस की मुख्य जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड मॉनिटरिंग, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। अपराध की रोकथाम करना, जांच करना, आपदा प्रबंधन, आपातकालीन स्थितियों में उसका जो है नेतृत्व करना, पुलिस बल प्रशासन का नेतृत्व करना, सारे सरकारी जो नीतियां होती हैं उनको लागू करना होता है। इस तरीके से आपको जो है आईपीएस के रूप में कार्य करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको आईपीएस बनने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है, फिर आपको मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इनके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अलग तरीके से आप जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे भूगोल या इतिहास या राजनीतिक विज्ञान, इस तरीके की चीज़ों के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आईपीएस बनने के लिए हमको आवेदन कब देना होता है। तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपको आवेदन की प्रक्रिया में हर साल भागीदारी देने का अवसर प्राप्त होता है। हर साल यूपीएससी अपना एग्ज़ाम कराते हैं, उसमें आप हर साल जो है एग्ज़ाम भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारी उसमें भर्ती हो जाती है तो हमको कितने दिन में रिटायरमेंट मिलता है, कोई ये भी समझ लीजिए। अगर आप आईपीएस में सेवा दे रहे हैं तो आपकी जो है रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष तक होती है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपकी जो है आयु एक्सपेंड हो जाती है, ये 65 वर्ष तक हो सकती है। इसके अलावा बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी आप आईपीएस के अंडर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको उपलब्धियां मिल सकती हैं। आशा है हमारी छोटी सी जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी।